हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी है ग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में और सूर्य के बारे में भी हमने पढ़ा है। सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा है। ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, शनि है। ये 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन पृथ्वी एक ग्रह जो हमसे रह रहा था उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जैसे कि ये भी एक ग्रह है। पृथ्वी एक अन्य ग्रह की तरह एक ग्रह है। इसे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है क्रम के अनुसार तीसरे नंबर का ग्रह है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हमने पढ़ा है बुध ग्रह, दूसरे पे है शुक्र, तीसरे पे है पृथ्वी, चौथे पे है मंगल। तो क्रम के अनुसार तीसरा नंबर का ग्रह है पृथ्वी। और अगर हम आकार की बात करें तो आकार के अनुसार पांचवा बड़ा ग्रह सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है शुक्र और उसके बाद में आता है पृथ्वी, चौथे नंबर का ग्रह। आकार के अनुसार आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है, लेकिन आकार की दृष्टि से क्रम के अनुसार चौथा ग्रह है। आकार के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वो चौथे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अक्सर एग्ज़ामों में हमने देखा है कि क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसको नीला ग्रह कहा जाता है। लगभग 70% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसके कारण यह आकाश से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और क्षैतिज झुकाव देखा जाए तो इसका 66.5 डिग्री है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वी ही ऐसा उपग्रह है जिसका एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन, वीडियो के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना होता है। विषुवतीय रेखा के बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके बीचों बीच एक रेखा होती है, विषुवतीय रेखा। और यहाँ पर जो ये बिंदु हैं ये ध्रुव है। ध्रुवों पर तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होगी? विषुवतीय रेखा पर होगी, 0 डिग्री पर। तो ये तो पता ही है कि ध्रुवों पर जो है इसका व्यास कम होगा और विषुवतीय रेखा पर इसका जो व्यास है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए विषुवतीय व्यास जो है इसका 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और इसका जो अर्ध व्यास है वो है 6,371 किलोमीटर। 6,371 किलोमीटर, ठीक है। अगर विषुवतीय व्यास पूछ ले जाए तो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास पूछ ले जाए तो 12,714 किलोमीटर।
और कुछ क्वेश्चन है ये, पृथ्वी और साइरस। साइरस क्या है? साइरस एक तारा है जो कि इस तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से दुगना है, साइरस तारे का। और ये पूछा जाता है कि पृथ्वी और साइरस के बीच की दूरी कितनी है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य के बाद दूसरा तारा, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य को माना जाता है, और दूसरा नज़दीक का तारा है साइरस। और पृथ्वी और साइरस के बीच की दूरी 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या क्या गति करती है और उसका घूर्णन काल कितना है और उसका परिक्रमा काल कितना है। तो पढ़ते हैं हम पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम बात करते हैं तो घूर्णन गति, और घूर्णन गति को ही हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं, और इस परिभ्रमण गति को हम दैनिक गति भी कह सकते हैं। घूर्णन गति जो कि अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, यही घूर्णन गति कहलाती है, यही परिभ्रमण गति है, और यही दैनिक गति है कि जो दिन के समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, वही दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी का जो समय है परिभ्रमण काल है, यानी कि परिभ्रमण काल जो अपनी धुरी का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, यही परिभ्रमण काल कहलाता है। और परिक्रमण काल जो कि सूर्य का एक चक्कर जितने दिन में पूरा करती है पृथ्वी, वो इसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो परिभ्रमण काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट, यानी कि लगभग 24 घंटे हम इसको कह सकते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट में जो है अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी। तो इसी कारण जो है एक दिन का समय 24 घंटे माना गया है, और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात का होना पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, दिन और रात समान होते हैं। तो इसी के कारण जो है पृथ्वी के परिभ्रमण काल के कारण दिन और रात का होना पाया जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहाँ मान लो ये सूर्य है या टॉर्च, ये सूर्य है। जब सूर्य की जो किरणें पड़ती है पृथ्वी पर, ये दो गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ पॉइंट और ये साउथ पॉइंट। जब पृथ्वी के इस साइड में प्रकाश पड़ता है तो दूसरी साइड में जो है इसके अंधेरा छा जाता है। तो इसी के कारण जिस साइड में इसके प्रकाश पड़ेगा तो उस साइड में तो दिन रहेगा, लेकिन दूसरी साइड में जो है अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। इसी के कारण जो है, और ये पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमेगी तो ये वाली साइड फिर इधर आ जाएगी, तो ये इसी कारण दिन और रात का होना पाया जाता है परिभ्रमण काल के कारण। परिक्रमण काल, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 4 सेकंड का होता है, और इसको मिलाकर लगभग बना दिए गए हैं 365 दिन 6 घंटे, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगा देती है, और इसी को वार्षिक गति कहते हैं, और इसी का जो है एक वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमने नोट कर लिया था। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि किसको सौर वर्ष कहा जाता है? सौर वर्ष किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, यानी कि हमारी जो ये पृथ्वी है गोल है, यहाँ पर ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं, ये नॉर्थ पॉइंट है, ये उत्तरी गोलार्ध है,
और यहाँ से नीचे को दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, हमने इसे पढ़ा है कि ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर झुकी हुई है। और इस रेखा के कारण ही, इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। कभी दिन बड़ा तो कभी रात छोटी, कभी रात बड़ी तो कभी दिन छोटा। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण ही दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं। वैसे पढ़ा है हमें कि ऋतुएं बदलती रहती है, कभी ग्रीष्म ऋतु तो कभी वर्षा ऋतु, कभी शीत ऋतु, कभी शरद ऋतु। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी पृथ्वी 3 रेखाओं में बटी हुई है। 3 रेखाएं। नंबर 1 अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा और इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। और दूसरी जो रेखा है नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। और साउथ में एक रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ऊपर नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ पॉइंट, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ कि 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तब 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। उसके बाद जब सूर्य 3 महीने बाद, जब यहाँ से बढ़ता बढ़ता 3 महीने में जो है कर्क रेखा पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर दिन होता है, यहाँ पर जो डेट होती है 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है लंबवत सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को जब यहाँ पर कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य 21 जून को यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये इस समय को कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो 3 महीने बाद सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर आ गया, जिसे कर्क संक्रांति कहा गया है। फिर उसके 3 महीने बाद यहाँ से चलता चलता जो है सूर्य फिर से विषुवत रेखा पर आ जाता है। तो विषुवत रेखा पर जब वापसी आ जाता है, यानी कि 3 महीने, तो मार्च के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को। और जब यहाँ से 3 महीने बाद विषुवत रेखा पर आ जाएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को फिर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर शरद विषुव कहलाता है, शरद विषुव कहलाता है ये। फिर उसके बाद 3 महीने बाद सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ से चल के सूर्य फिर यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से चलता है, तो 3 महीने बाद ये मकर रेखा पर पहुँचता है। तो वहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति होती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर। तो उस समय जहाँ यहाँ पर मकर संक्रांति कहलाती है। 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो मकर संक्रांति होती है। तो जैसा हमने देखा है कि जब सूर्य हमारा यहाँ से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर गया तो 3 महीने का टाइम लगा। फिर यहाँ से 3 महीने बाद सूर्य वापसी आया, तो 3 महीने जाने में और 3 महीने आने में। तो जब इसको टाइम लगा तो यहाँ पर 3 महीने का तो दिन होगा और 3 महीने की यहाँ पर रात होगी। तो नॉर्थ साइड में
क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी कि उत्तरी ध्रुव पर 3 महीने का दिन और 3 महीने की रात होती है। 6 महीने रात, तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात, 3 और 3 6, हाँ 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो इसी कंडीशन में दक्षिण गोलार्ध में यही कंडीशन है कि 3 महीने जब विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा पर 3 महीने के बाद सूर्य यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर दिन रहता है, फिर 3 महीने बाद वापसी यहीं पे, और यही चक्र जो है पूरे वर्ष चलता रहता है। तो इसी कारण जो है ऋतु परिवर्तन होती रहती हैं। तो 3 महीने का टाइम यहाँ लगेगा, तो 3 और 3 6, तो अगर ये 3 महीने दिन यहाँ रहेगा, 3 महीने दिन यहाँ रहेगा, तो यानी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो किस रेखा पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो ध्रुवों पर, या कह सकते हैं कर्क रेखा पर, या फिर कह सकते हैं मकर रेखा। तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ध्रुवों पर कितने महीने दिन और कितने महीने रात होती है? तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो दोस्तों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। ऋतु परिवर्तन का जो कारण है अपने अक्ष पर झुकाव व सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ये सूर्य का एक चक्कर ही तो है। जैसे 3 महीने के सूर्य जब यहाँ पृथ्वी हमारी घूम रही है चारों तरफ को, तो ये जो है 3 महीने में जो है पृथ्वी यहाँ पहुँचती है, उसके बाद यहाँ ये पूरे वर्ष यही कंडीशन चलती रहती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, यही ऋतु परिवर्तन का कारण है। देखिए ये सूर्य है, ये यहाँ पर पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो है यहाँ से घूमती रहती है, तो ये कभी ऐसे घूमती है, यहाँ भी एक चक्कर लगा रही है और अपनी धुरी का भी एक चक्कर लगा रही है। तो इसी कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात में अंतर होता है, और इसी के कारण जो है पृथ्वी में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को ये समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। तो आपने क्वेश्चंस में ज़रूर देखा होगा कि पृथ्वी में एक अपसौर की स्थिति होती है और एक उपसौर की। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आते रहते हैं कि उपसौर की स्थिति कब होती है और अपसौर की स्थिति कब होती है। तो चलिए हम बताते हैं इसके बारे में कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो जब ये पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो कभी इसमें एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कभी तो हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है और कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो यही कंडीशंस है कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है और पृथ्वी सूर्य से दूर कब होती है। तो देखिए कभी भी पृथ्वी जो है हमारी सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। कभी गोलाकार में हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है और ना ही गोलाकार चक्कर लगाती है सूर्य के, वो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार रूप में ही चक्कर लगाती है। कभी सूर्य के पास में तो कभी सूर्य से दूर। तो देखिए 3 जनवरी की जब यहाँ पर 3 जनवरी की स्थिति होती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक आ जाती है और इसी नज़दीकी को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है तो उस कंडीशन में जो है इसे उपसौर कहा जाता है। उप माने होती है पास, सौर माने होता है वर्ष, यानी एक पास का वर्ष, तो उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है, तो इसे अपसौर कहा जाता है। अप माने होता है दूरी और सौर माने होता है, सौर मतलब वर्ष होता है, यह समय होता है।
दूर का समय। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जब उपसौर की स्थिति आती है तो पृथ्वी सूर्य के पास होती है, और इस कंडीशन में इसकी जो दूरी है, लगभग आपने ये पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इसकी दूरी घटकर 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से पास में 14.7 किलोमीटर की हो जाती है तो यह स्थिति 3 जनवरी को घटती है। और दूसरी स्थिति है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है तो इसकी दूरी 15 से थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाती है, और ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। यानी कि ऐसे पढ़ सकते हैं कि 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर। उपसौर में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर से कम, और अपसौर में 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा, 15.2 और ये 14.7। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। उपसौर 3 जनवरी को दूरी कम, अपसौर 4 जुलाई को दूरी ज़्यादा। यानी कि पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर महीने कम हैं, जनवरी का महीना शुरू में है, कम है तो दूरी भी कम है, और उपमान्य होता है पास में, तो यानी कि 3 जनवरी को उपसौर। यहाँ पर अप है, अपमान्य ज़्यादा होता है तो दूरी भी ज़्यादा होगी, तो 15 से थोड़ी ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पर जो है महीने भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पहला महीना है, चौथा महीना जुलाई का महीना है, सातवां, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। यही याद करने का तरीका है। और इसका जो परिक्रमण काल है वो तो हमने पढ़ा है 365 दिन 6 घंटे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो पिछली वीडियो हमने पढ़ी हैं तो उन्हीं वीडियो को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आने वाली वीडियो का वेट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।